नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम मॉड्यूल 9 में अध्याय 25 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है राष्ट्रीय आय और इसका मापन। तो ये जो अध्याय है इसमें हम अभी तक 3 भाग देख चुके हैं। आज पहले बात करते हैं कि पिछले वीडियो हमने क्या देखा था। हमने जाना था राष्ट्रीय आय गणना की विधियाँ, उसमें हमने मूल्य वृद्धि विधि और आय विधि, इसके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ सवाल आपको कराए थे जो कि पिछले सालों में आए हैं। ठीक है, NIOS के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें आए थे। आज हम अगली जो विधि है व्यय विधि, उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है और आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे वीडियोस को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं। सबसे पहले जो एक हमने सवाल किया था लास्ट वाला, उसके अंदर एक मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सकल से निवल में परिवर्तन करना है तो आपको क्या करना है। अगर आपको सकल से निवल में आना है, सकल आपको दे रखी है क्वांटिटी और उससे आपको निवल निकालनी है, मतलब ग्रॉस से आपको नेट निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से डेप्रीशिएशन घटाना पड़ेगा, मूल्य ह्रास घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मशीनें होती हैं उनका जो कुछ टूट फूट होती है या फिर जो घिसती हैं वो थोड़ी सी, तो उनका कुछ मूल्य में कमी हो जाती है। ठीक है, जो स्थिर पूंजी आप लगाते हो, जो अचल पूंजी आपकी लगी हुई है, उसका कुछ उपभोग आप कर लेते हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब आप उत्पादन करते हो तो उस प्रक्रिया में वो कुछ घिस जाती हैं या उनका कुछ जो मूल्य है वो कम हो जाता है, तो उसको आपको जो सकल उत्पाद है उसमें से घटाना पड़ता है अगर आपको निवल उत्पाद निकालना है, नेट उत्पाद निकालना है। वहीं इसका उल्टा, अगर आप निवल उत्पाद से सकल उत्पाद निकालना चाहते हो तो आपको मूल्य ह्रास जोड़ना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय उत्पाद बनाना है, घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय उत्पाद बनाना है तो आपको विदेशों से प्राप्त जो साधन आय है, निवल साधन आय है, उसको जोड़ना पड़ेगा। मतलब जो आपका घरेलू उत्पाद है उसके अंदर जो विदेशी उत्पाद है या विदेशों से प्राप्त जो साधन आय है उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। वहीं इसके उलट अगर आप पूरा ये आपकी राष्ट्रीय आय बन गई। अब अगर आपको राष्ट्रीय उत्पाद से घरेलू उत्पाद निकालना है तो आपको ये पोर्शन जो है, जो विदेशों वाला है, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप राष्ट्रीय उत्पाद में से वो माइनस कर देंगे तो आपको घरेलू उत्पाद मिल जाएगा। ऐसे ही बाजार कीमत के अगर आपको दे रखी हो, बाजार कीमत पर दे रखा हो और आपको उसको साधन लागत पर निकालना हो तो आपको केवल और केवल अप्रत्यक्ष कर को घटाना पड़ता है। ठीक है, जो निवल अप्रत्यक्ष कर है, निवल अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? निवल अप्रत्यक्ष कर होता है अप्रत्यक्ष कर में से आप जो सब्सिडी है, ठीक है ना, या आर्थिक सहायता है, उसको घटा दीजिए तो आपको निवल अप्रत्यक्ष कर प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही अगर साधन लागत में कुछ दे रखा है और आपको बाजार कीमत में निकालना है तो आपको निवल अप्रत्यक्ष कर उसके अंदर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप अपनी किताब में लिख सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो और इसको याद रखना आप। ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी काम आता है। अगला है, अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी अंतिम व्यय विधि के बारे में। तो अंतिम व्यय विधि में क्या होता है, आप निकालते हो कि जो विभिन्न क्षेत्रक हैं, जिसमें घरेलू क्षेत्रक, ठीक है, जिसमें कि आपका परिवार, ठीक है ना, वो क्षेत्रक शामिल है, या जो उपभोग करता है तो वो जितना पैसा खर्च करता है, ठीक है, जितना पैसा देता है, किसको देता है? वो उत्पाद क्षेत्रक को देता है, उत्पादन क्षेत्रक को देता है। ठीक है ना, तो जो पैसा देता है, जो व्यय है उसका, उस व्यय को अगर आप जोड़ लेते हो, उस व्यय की गणना कर लेते हो तो वो अंतिम व्यय कहलाता है। ठीक है ना, अंतिम व्यय क्या होता है? जब आप अंतिम उपभोग करते हो किस चीज़ का तो वो उसमें होने वाला व्यय अंतिम व्यय कहलाता है। तो उस व्यय को अगर आप सारे को जोड़ लोगे इस पॉइंट पर तो आपका अंतिम आपकी जो राष्ट्रीय आय है वो आपको मिल जाएगी। मतलब आपको केवल खर्चे को जोड़ना है। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं। तो व्यय विधि की मदद से हम राष्ट्रीय आय की उसके उपयोग या प्रयोजन की स्थिति में भी गणना कर सकते हैं जबकि हम उसका उपयोग कर रहे हों। यहाँ हम सकल घरेलू उत्पाद पर बाजार में अंतिम व्यय से आय की गणना करते हैं। ठीक है, अंतिम वस्तुओं पर किया गया व्यय ही अंतिम व्यय कहलाता है। अंतिम वस्तुओं की मांग उपभोग और निवेश के लिए होती है। ठीक है, तो उनको हम काय के लिए यूज़ करते हैं? कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं और साथ साथ निवेश के लिए भी हम अंतिम वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं। अंतिम उपभोग और निवेश की मांग अर्थव्यवस्था के चारों घटकों, परिवारों
या फर्मों और सरकार और शेष विश्व द्वारा की जाती है। ठीक है, तो प्रथम जब हम अंतिम व्यय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो सबसे पहला चरण क्या होता है? सबसे पहले आप अर्थव्यवस्था के सभी घटक समूहों द्वारा अंतिम उत्पादों पर किए गए व्यय का अलग अलग अनुमान आपको लगाना होता है। मतलब इसमें आपके जो व्यय होते हैं, सबसे पहले होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है? जो जैसे जो कंज्यूमर्स द्वारा, ठीक है, जो अंतिम उपभोक्ता है उसके द्वारा जो खर्चा किया जाता है, जो प्राइवेट जो कंजम्पशन है उसके लिए जो खर्चा किया जाता है वो कहलाता है निजी अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, तो निजी अंतिम उपभोग व्यय होता है। इसके पश्चात होता है दूसरा सार्वजनिक, जिसमें सरकारी जो अंतिम उपभोग है, ठीक है ना, सरकार भी कई तरह जगह पे खर्चा करती है, वो सारा व्यय इसके अंदर आता है। अगला होता है सकल निवेश। ठीक है, तो कितना निवेश हमारे द्वारा किया गया है, निवेश भी एक प्रकार का अंतिम व्यय होता है। और सबसे लास्ट आता है निवल निर्यात। तो निवल निर्यात क्या है? मतलब नेट एक्सपोर्ट क्या है? आप निर्यात में से आयात को घटा दीजिए, जितना माल आपने विदेशों को बेचा उसमें से जितना माल आपने विदेशों से मंगाया आयात, उसको घटा देंगे तो आपको निवल निर्यात का आंकड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो इन चारों व्ययों को अगर आप जोड़ देते हो, इनको जोड़ देते हो, तो वो बन जाता है आपका क्या? वो बन जाता है आपका बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये बन जाता है आपका जीडीपी एमपी। ठीक है, ये आपको मिल जाता है जीडीपी एमपी। दूसरे चरण में क्या करते हो आप? ठीक है ना, दूसरे चरण में आप बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जो आपको मिला है, जीडीपी एमपी जो मिला है, जीडीपी एमपी जो मिला है, उसमें से आप अचल पूंजी उपभोग यानी कि मूल्य ह्रास और निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हो, तो आपको साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद मिल जाता है। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल जाता है? एनडीपी एट एफसी मिल जाता है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था ये एमपी है, ये मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस से जब मैंने आपको बताया था, मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट में निकालना है तो आप क्या करते हो? तो आप उसमें से जो आपका निवल अप्रत्यक्ष कर हैं वो घटा देते हो, तो आपको मिल जाता है एफसी, और मूल्य ह्रास घटा देते हो तो आपका ग्रॉस से नेट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा आपका जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी। आपने क्या क्या घटा दिया इसमें से? एक तो डेप्रिसिएशन घटा दिया और साथ में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दिए। ठीक है ना, निवल अप्रत्यक्ष कर घटा दिए। तो इस प्रकार से आपको साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद मिल जाता है। अगला चरण है, तो ये हो गया एनडीपी एट एफसी, जो मैंने आपको बताया ऊपर, वो बनता है जीडीपी एमपी में से मूल्य ह्रास और निवल अप्रत्यक्ष कर घटा के। ठीक है, अगला है जो अगला चरण है, तीसरे चरण में आप क्या करते हो? साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद जो आपको मिला है यानी कि एनडीपी एट एफसी जो मिला है, उसमें विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय अगर आप जोड़ दोगे, ठीक है ना, यानी कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, ठीक है ना, उसको अगर आप उसमें जोड़ दोगे तो यही योग जो है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाता है, यानी कि ये एनएनपी एट एफसी बन जाता है। इसी को ही राष्ट्रीय आय हम कहते हैं। तो एनएनपी एट एफसी इक्वल टू एनडीपी एट एफसी प्लस विदेशों से निवल साधन आय, यानी ये बन जाता है आपका क्या? ये बन जाता है आपका राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो एक सवाल इसका देख लेते हैं। ये सवाल मैंने आपको जो आय विधि थी उससे भी कराया था। ठीक है, तो सेम है, दोनों में सेम एक जैसा ही था। उसके अंदर हमने दूसरे आंकड़े यूज़ किए थे। जब हम उपभोग की बात कर रहे हैं तो इसमें से हम केवल उपभोग वाले जो कि व्यय वाले जो खर्चे हैं, जैसे ये है निजी अंतिम उपभोग व्यय, सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें ही इसके अंदर लेने वाले हैं, जो जो खर्चे हैं। ठीक है ना, इसमें हम आय नहीं लेंगे, इसमें हम केवल खर्चे लेंगे। और क्या है? और एक आपका सकल घरेलू पूंजी निर्माण, जिसको कि आप निवेश कह सकते हो। ठीक है ना, और एक निवल निर्यात। ये चारों आंकड़े आप इसके अंदर लेने वाले हो। ठीक है, ये चारों आंकड़े मैंने अलग कलर में कर दिए हैं। इन चारों आंकड़ों को अगर आप जोड़ोगे तो आपका जीडीपी एट एमपी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी। ठीक है ना, आपने इन चारों आंकड़ों को जोड़ दिया। सबसे पहले निजी अंतिम उपभोग व्यय, सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और निवल निर्यात, इन चारों को आपने जोड़ा तो आपको मिल गया 1090। अब इसमें से जीडीपी एट एमपी में से आप अगर निवल अप्रत्यक्ष कर निकाल दो, तो जैसे ही आप निवल अप्रत्यक्ष कर निकालोगे ये एमपी से एफसी बन जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा जीडीपी एट एफसी। तो ये 50 है,
क्योंकि निवल अप्रत्यक्ष कर कैसे निकलता है, वो निकलता है जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें से आप सब्सिडी निकाल देते हो। मतलब अप्रत्यक्ष कर दे रखा है आपको, इसके अंदर ढूंढिए, अप्रत्यक्ष कर दे रखा है 60, उसमें से आप कितना अचल पूंजी का उपभोग यानी कि मूल्य ह्रास घटा दोगे। नहीं 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 नहीं, इसमें आप सहायता घटाते हो, ठीक है ना, ये नहीं घटाना है, आर्थिक सहायता घटाना है, ठीक है ना। तो 60 में से आप 10 घटाओगे तो आपको 50 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया जीडीपी एट एफसी कितना, 1040। अब इसमें से अगर आप डेप्रीशिएशन घटा दो, ठीक है ना, यानी कि मूल्य ह्रास घटा दो। मूल्य ह्रास क्या होता है? मूल्य ह्रास होता है अचल पूंजी में का जो आप उपभोग करते हो, अचल पूंजी का जो खर्चा होता है वो होता है मूल्य ह्रास, ठीक है। तो वो आप उसमें से घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा, जब आप मूल्य ह्रास घटाते हो तो जी से एन बन जाता है, ठीक है ना। तो जीडीपी एफसी की जगह वो एनडीपी एफसी बन जाएगा, यानी कि 1030। अब इसमें आप जोड़ें विदेशों से निवल कारक आय, लेकिन विदेशों से, ठीक है ना, अगर विदेशों को है, अगर इसमें दे रखा है आपके इसमें विदेशों को निवल कारक भुगतान, तो ये आपको माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर विदेशों से पैसा आ रहा है तो आप उसको जोड़ोगे, अगर विदेशों को अगर आप पैसा दे रहे हो तो आप घटाओगे, तो ये क्या आ जाएगा, -30। तो जब आप 1030 में -30 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 1000, वो 30 कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय आय की गणना कर ली उपभोग विधि से। किस विधि से? उपभोग विधि से, ठीक है, या जिसको आप कहते हो व्यय विधि से, ठीक है, कंजम्पशन वाली विधि जो। इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए इस विधि में? दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती उत्पादों पर व्यय को जोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं उनका जो खर्चा आप हो रहा है वो नहीं होगा, जो फाइनल गुड्स पे खर्चा हो रहा है, जो अंतिम व्यय है, ठीक है ना। हमने देखा ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन लेते हैं या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन है वो लेते हैं। मतलब जो फाइनल व्यय है, जो अंतिम व्यय है वो लेते हैं, जो मध्यवर्ती उत्पादों पर खर्चा होता है उसको नहीं जोड़ते हैं। फिर सब में कॉमन है, उपहार, दान, कर, छात्रवृत्ति, इन पर व्यय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते, क्योंकि ये हस्तांतरण आय है, इसमें किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है, केवल ट्रांसफर हो रहा है पैसे का एक जगह से दूसरी जगह। पुरानी चीज़ों की खरीदारी पर व्यय भी वर्तमान आय का हिस्सा नहीं होगा, ये जब पहली बार खरीदी गई थी उस वर्ष की आय में जुड़ चुकी हैं। तो ये अगर आप पुरानी चीज़ों की खरीदारी कर रहे हो, उस पर खर्चा कर रहे हो, तो वो भी वर्तमान आय का हिस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है। ये आपको दिमाग में लेना है कि प्रोडक्शन अगर हो रहा है तभी आप उसको काउंट करोगे। फिर बॉन्ड और कंपनियों के शेयर आदि की खरीद पर व्यय भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि केवल ये वित्तीय आदान प्रदान होता है, एक प्रकार से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार का प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अब अक्टूबर 2021 में एनआईओएस का एक सवाल आया था, एनआईओएस की एग्ज़ाम में एक सवाल आया था, उसको करके देख लेते हैं, ठीक है। इस सवाल में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं जो हमारे काम की हैं। सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा कि इसको अंतिम व्यय विधि से करना है? इसमें आपको देखो, कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको कोई आय नहीं दे रखी है, ठीक है ना। आय नहीं दे रखी है, किसी प्रकार का उत्पाद के बारे में नहीं बता रखा है, ठीक है ना। सकल घरेलू उत्पाद या ऐसी कोई टर्म नहीं दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें निजी अंतिम उपभोग व्यय दिया हुआ है, जो कि हमारे काम का है। इसमें नवल घरेलू पूंजी निर्माण, जिसको कि आप निवेश बोलते हो, ठीक है ना, वो दिया हुआ है, वो भी हमारे काम का है। इसमें सरकारी अंतिम उपभोग व्यय दिया हुआ है, ये भी अंतिम व्यय विधि की ओर इशारा करता है, ठीक है ना। ये कि इसी विधि से होने वाला है सवाल। ऐसे ही इसमें आयात दिया है, ठीक है ना, इसमें आयात दिया है और इसमें निर्यात दिया है, ठीक है ना। आयात और निर्यात इसमें दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो आप निवल निर्यात बना सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे पता चलता है कि ये अंतिम व्यय विधि से होना है। इसमें लेकिन हमको निकालना है क्या है? इसमें केवल साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद निकालना है। मतलब हमको एनडीपी एट एफसी निकालना है, हमको एनएनपी एट एफसी, जिसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। केवल एनडीपी एट एफसी निकाल कर छोड़ देना है, ठीक है। यानी कि इसमें से हमको फर्दर जो हम निवल जो विदेशों से निवल कारक आय होती है उसको जोड़ना है, इसके अंदर हमको नहीं है। लास्ट स्टेप नहीं करना है, खाली 3 स्टेप तक करना है, जिससे कि हमको एनडीपी एट एफसी मिल जाए। करिए, शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपको ज़रूरत पड़ेगी निजी अंतिम उपभोग व्यय की। मतलब आपको निकालना क्या होता है? सबसे पहले आपको निकालना है जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है? सबसे पहले आपको निकालना है जीडीपी एट एमपी। वो क्या होता है? वो सारे जो खर्चे होते हैं उनका जोड़ होता है, ठीक है। तो यानी कि एक खर्चा तो ये है जो कि है निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्लस एक आपका इसमें सरकारी अंतिम उपभोग व्यय भी है, वो भी जोड़ लीजिए, ठीक है ना। एक इसमें आपका और क्या है?
इसमें आपका निवल घरेलू पूंजी निर्माण है, वो भी इसके अंदर आप जोड़ लीजिए, ठीक है। इसमें एक आपका और क्या है, इसमें आपका निर्यात दे रखा है और आयात दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आप निवल निर्यात जोड़ लीजिए। तो निवल निर्यात कैसे निकलेगा, जो आपने निर्यात किया है वो माइनस जो आपने आयात किया है वो घटा लीजिए, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 600, 800, 900, 900 माइनस, एक माइनस क्यों है, क्योंकि ये 50 में से 60 घटाओगे तो माइनस का 10 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 890। अब आपको निकालना है क्या, अब आपको जी को एन करना है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा NDP एट MP, वो कितना निकल जाएगा, वो हो जाएगा GDP एट MP माइनस डेप्रीशिएशन, वो हो जाएगा यानी कितना 890 माइनस जो आपका इसमें दे रखा है मूल ह्रास, ये दे रखा है 30, इस 30 को आप घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 860, ठीक है ना। अगला आपको निकालना है क्या, अब निकालना है आपको NDP एट FC, यही आपसे सवाल पूछा है कि क्या होता है NDP एट FC कितना होगा। तो वो हो जाएगा, आप जब आपको MP से FC करना होता है तो आपको पता है आपको जो निवल अप्रत्यक्ष कर है वो उसके अंदर उसमें से घटा देना होता है, ठीक है ना। FC अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको घटाना पड़ेगा। तो हो जाएगा NDP एट MP माइनस NIT, यानी कि निवल अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हो जाएगा कितना 860, क्योंकि ये 860 है, माइनस NIT क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर, जो आपको दिया होगा इसके अंदर अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है कहीं, सबसे ऊपर दिया हुआ है 90, ये 90 और माइनस जो दूसरा है क्या, आर्थिक सहायता, सब्सिडी दी है 10, तो 90 में से 10 को आप घटा लीजिए, तो हो जाएगा 860 माइनस 80, तो ये हो जाएगा कितना आंसर 780, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। अगर ये NNP एट FC निकलवा रहा होता, ठीक है ना, NNP एट FC निकलवा रहा होता तो आपको 780 में निवल जो आय है विदेशों से, जो निवल कारक आय है जो यहाँ पे 20 दी हुई है, ये आपको जोड़नी पड़ती तो आपका 800 आंसर होता है, ठीक है ना। यहाँ लेकिन आपसे पूछा है केवल NDP एट FC, तो आप यहाँ करके ही छोड़ सकते हो, आपको राष्ट्रीय आय निकालने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से 2 एग्जाम्पल इसके भी देख लिए, ठीक है। तो ये एक सूची दी हुई है, इसमें आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से अगर तीनों चीज़ों को आप देखते हो, तीनों विधियों को अगर आप एक साथ देखते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस सूची को आप अपने स्तर पे देखिएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बता रखा है कि किस प्रकार से आप कैलकुलेट करते हो, उसको शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप हमसे बात कर सकते हो। साथ साथ आपसे अनुरोध वही रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को, चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।